है चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4। ठीक है, हम मनी एंड क्रेडिट पढ़ने वाले थे, पर क्या है कि गोलू के एग्ज़ाम है, उसमें ये वाला चैप्टर आ रहा है, मनी क्रेडिट नहीं आ रहा है। पढ़ने तो सभी हैं, तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में हो गया ये वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो अब हम चैप्टर्स को देखते हैं। देखो, चैप्टर हमारा है ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वैश्वीकरण है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि वैश्वीकरण शब्द का क्या मतलब है। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन शब्द का क्या मतलब है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन, देखो एक वर्ड हमें जो सिमिलर मिल रहा है इसमें, वो मिल रहा है ग्लोब। अगर यहाँ पे ई लगा दें तो ग्लोब, ठीक है ना। ग्लोब वो है एक इमेजिनरी अर्थ है ना, एक अर्थ का मॉडल है जिसमें हमें पूरी सारी कंट्रीज, पूरी अर्थ, पूरे ओशन सब कुछ दिखता है। ठीक है, तो पूरी कंट्री को जोड़ने का एक प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन, है ना, कि हर एक चीज़ जो है हर एक कंट्री तक पहुंच सके। ठीक है, यानी कि आपस में सभी लोग मिलके रह रहे हैं, तो ये हमारा एक तरह का वैश्वीकरण है, अगर हम बिल्कुल सिंपली समझे तो, है ना। चैप्टर में बाद में जाएंगे, पहले मतलब समझते हैं। और उसके साथ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो क्या है, अर्थव्यवस्था यानी कि भारत का इनकम सोर्स क्या है ना, इनकम सोर्स, अर्थव्यवस्था यानी कि इनकम सोर्स। ठीक है ना, ये हमें इस चैप्टर में अच्छे से समझना है क्या इनकम सोर्स है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से कैसा इनकम सोर्स, ग्लोबलाइजेशन के साथ यानी कि पूरी दुनिया के साथ अर्थव्यवस्था कैसे रिलेट करती है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, बाइलिंगुअल है, दोनों ही भाषा में बात करेंगे, जिसको जो भी नहीं आए वो पूछ सकता है। ठीक है, एज कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। एज कंज्यूमर्स यानी कि हम लोग जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो चीज़ों को खर्च करते हैं या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं, हम कंज्यूमर्स हैं। तो आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है, चॉइस है ना, सामान को लेकर के हम क्या यूज़ करें क्या ना करें, क्या चीज़ हम पाना चाहते हैं, क्या सर्विस हम पाना चाहते हैं, बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, घूमने जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, मोबाइल लेना, लैपटॉप लेना। ठीक है, The latest models of digital cameras, mobile phones, and televisions made us by leading manufacturers of the world within our reach, है ना। यानी कि जो अभी इस टाइम पे जो लेटेस्ट मॉडल्स जैसे डिजिटल कैमरा हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीविजन्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनको उत्पादन किया जा रहा है इनका बहुत ज़्यादा, है ना, दुनिया में, और ये हम तक आसानी से पहुंच रहे हैं, है ना, हमारी पहुंच है इन तक आराम से। अभी दुकान पे जाओ, आराम से आप खरीद सकते हो, बस आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल कैन बी सीन ऑन द इंडियन रोड्स। हर साल हमें कोई ना कोई नई कार दिख जाती है, रोड पे हम चलेंगे, कोई ना कोई नई कार, नया मॉडल आ जाएगा। अभी एक नई कार आई है, उसका नाम फ्रॉन्क्स है ना, तो वो हमें दिखने लगेगी कुछ दिन में रोड पे, मारुति की। ऐसे ऐसे नई नई कारें हैं जो आएंगी और हमें रोड पे दिखती रहती हैं, जैसे ब्रेजा आई, क्रेटा आई, है ना, तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो हमें हर साल रोज नई गाड़ी देखने को रोड पे मिलती है। ठीक है, न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट वर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड्स। वो दिन चले गए, ये एक ईडीएम है, गॉन आर द डेज। ठीक है, गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए जब सिर्फ हमें इंडियन रोड्स पे एम्बेसडर और फिएट देखने को मिलती थी। तो एम्बेसडर आपको पता है ना, एम्बेसडर और फिएट हमें देखने को मिलती थी। फिएट कार की कंपनी है, एम्बेसडर जिसमें आपने देखा होगा मिनिस्टर वगैरह घूमते रहते थे गाड़ी में, वो एम्बेसडर। ठीक है, वर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड्स। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड, है ना, इंडियंस लोग कार खरीद रहे हैं प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल द टॉप कंट्रीज। जो कंट्रीज में कार बनाने वाली टॉप कंट्रीज हैं, जो सबसे अच्छी कारें बनाती हैं दुनिया में, कंपनीज हैं, उनसे वो कार खरीद रहा है। ठीक है, चाहे वो कार
हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो दिन चले गए जब हमें रोड पे सिर्फ एम्बेसडर और फिएट देखने को मिलती थी। आज जो इंडिया है, जो भारत है, पूरे दुनिया से, जो दुनिया में जो टॉप कंपनी है कारों की, वहाँ से कारें खरीद रहा है। ठीक है। A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirts to television to processed fruit juices. अब चाहे आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, चाहे शर्ट की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप टेलीविजन की बात कर लो, चाहे आप फ्रूट जूसेस की बात कर लो, हर एक चीज़ में हमें बहुत सारी चॉइसेस मिल जाएंगी, बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे। शर्ट कितनी कंपनीज की आती हैं, है ना? तो बहुत सारी शर्ट की कंपनी, हम कंपनी देख के लेते हैं। वो कंपनी शर्ट भारत से बाहर भी बन रही है, शर्ट है ना, भारत से बाहर से भी आ रही है। सेम ऐसे जूस है, बी नेचुरल जूस है, रियल जूस है, ऐसे बहुत सारी कंपनी जो जूस बना रही हैं। टेलीविजन हैं, एलजी है, सैमसंग है ना? तो बहुत सारी कंपनीज हैं, सोनी है, जो टीवी प्रोड्यूस कर रही हैं, और उनसे हम वो खरीद रहे हैं। वो चाहे भारत में नहीं बन रही फिर भी, है ना? Such wide-ranging choices of goods in our market is relatively recent phenomenon, है ना? तो वाइड रेंजिंग चॉइसेस है नहीं, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में कि जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब जो खरीद सकते हैं। हमारे सामने कोई भी चीज़ लेने जाएंगे, हमारे पास बहुत सारी हज़ारों चॉइस मिल जाएंगी, है ना? You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back. अगर 20 साल पहले चले जाएं, अगर हम आज से 20 साल पहले, ठीक है, 20 years बैक, तो हमें इतनी वेराइटीज देखने को नहीं मिलेंगी, है ना? इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म। यानी कि अगर हम टाइम की बात करें, एक पीरियड की बात करें, तो 20 साल पहले जो मार्केट था हमारा, वो आज की मार्केट से चेंज हो गया है। यानी कि 20 साल पहले जो मार्केट हुआ करती थी, जो बाजार था, वो तब से अब चेंज हो गया। ठीक है ना? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक है, हम कैसे इस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं? जो अचानक चेंज आया, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो चेंज तो एकदम से आया, है ना? रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो एकदम से बदलाव आया, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंजेस? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसी कैसी क्या चीज़ें जिन्होंने ये प्रभाव डाला, है ना? और ये चेंज हमें देखने को मिला, यो इन चीज़ों को चेंज लेके आया। ऐसी क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से ये चेंज आया, है ना? एंड हाउ आर दिस चेंजेस अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल? और इन चेंजेस ने लोगों की जिंदगियों पर क्या प्रभाव डाला, और कैसे उन लोगों की लाइफ में क्या चेंज लेके आए, क्या बदलाव लेके आए, वो भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वी शैल ड्वेल ऑन दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, है ना? हमें इन चैप्टर्स में अभी हम खोज करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज यानी कि उत्पादन अक्रॉस कंट्रीज, यानी अलग अलग कंट्रीज में जो उत्पादन हो रहा है, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अंतरदेशीय उत्पादन। ठीक है, अंतरदेशीय उत्पादन। Until the middle of the 20th century, production was largely organized within countries. ठीक है, until the middle 20th century। अब देखो 20th century, है ना? आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, मिडिल यानी 1950, सही बात है ना? 1950, जो 19 से 20 का टाइम है, वो हो गई 20th सेंचुरी, और जो मिडिल हो गया वो 1950 का टाइम हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्रीज। जो उत्पादन होता था वो सिर्फ कंट्रीज के अंदर ही हो पाता था। ठीक है, What crossed the boundaries of these countries were raw material। जो सामान बाहर जाता था इन कंट्रीज से, वो था बस सिर्फ रॉ मटेरियल, यानी कच्चा माल। क्या था? कच्चा माल हुआ करता था, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कच्चा माल, है ना, फूड स्टफ, खाने की चीज, या फिर कोई चीज ऐसे पूरी तरह बन चुकी हो तब बाहर जाती थी। ठीक है, यही सब चीजें तब तक बाहर जा पाती थी। ठीक है, कॉलोनी सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जब इंडिया में लोग ब्रिटिश का शासन था, कॉलोनीज मतलब जैसे डच थी, है ना, फ्रांस थी, और ब्रिटिश थे, है ना, ये कॉलोनी थी जिन्होंने भारत पर रूल किया, आगे रहे यहाँ पे कॉलोनी बना के। तो इन्होंने क्या, फिर यहाँ से कच्चा माल बाहर भेजा, है ना, खाने का सामान भेजा, मसाले ले जाते थे बहुत सारे। भारत में बहुत सारे मसाले पाए जाते थे, मसालों का देश था हमारा देश। यहाँ से मसाले ले जाते थे, हैं, एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड्स। और जो यहाँ से सामान ले जा रहे हैं कच्चा माल, और लेके क्या आते थे? फिनिश्ड गुड्स, यानी कि उस सामान से जो प्रोडक्ट बना लिया। जैसे सिंपल एग्जांपल है कॉटन। ठीक है, यहाँ कॉटन बहुत होती थी, कॉटन ले गए यहाँ से,
और अपने देश में ले जाके इसको शर्ट बनाया, वो शर्ट वापस इंडिया ले आए, है ना, और यहाँ पे बेच दी, यहाँ पे सेल करी फिर उन्होंने, है ना। यानी कि जो कॉटन उनको पड़ी थी 20 रुपये, फिर शर्ट को उन्होंने बनाई, उनको जो प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट लगी मान लो वो लगी होगी उन्हें 100 रुपये, ठीक है, एक उदाहरण दें तो 120 हो गया। यह शर्ट ला के उन्होंने 400 रुपये की बेच दी, है ना। तो उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 120 से 400, कितना फ़र्क है बताओ बच्चों जल्दी, 280, 280 उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। तो देख रहे हो, जो रॉ मटेरियल यहीं से ले जा रहे हैं, फिनिश गुड्स लेके आ रहे हैं, फिर उसको यहीं पे आके बेच रहे हैं, है ना। यही करती थी कॉलोनीज। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज, ठीक है। ट्रेड, ट्रेड यानी कि व्यापार, व्यापार एक मेन चैनल है जो बहुत सारी कंट्रीज को जो एक दूसरे से दूर भी हैं उन्हें जोड़े रखता है, ठीक है। कंट्रीज को यानी कि देशों को आपस में जोड़े रखता है। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। ये पहले क्या था, बड़ी कंपनियां पहले क्या कहलाए, मल्टीनेशनल कंपनी क्या कहलाती थी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनीज, ठीक है, एमएनसी क्या बोलते थे बच्चों, एमएनसी, ठीक है। इमर्ज ऑन द सीन, ठीक है। फिर क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से पहले ये सब था, अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के आने के बाद क्या है, देखो, एमएनसी इज अ कंपनी डेट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। यानी कि अब देखो यहाँ पे नाम में ही मल्टीनेशनल लिखा है, हिंदी में क्या बोलते हैं बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखो इनका क्या काम है, तो इनका बहुत, इनके नाम में ही आ रहा है बहुराष्ट्रीय, बहु यानी कि मैनी, एक से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि एक से ज़्यादा देशों में इनकी जो कंपनी है वो खुली हुई होगी, ठीक है। सिंपल भाषा में इनसे एक से ज़्यादा कंपनी में इनकी जो भी ये काम करते हैं, जो भी ये प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन होता है, वो एक से ज़्यादा कंट्रीज में होता है, ठीक है। देखो एमएनसी इज अ कंपनी, हाईलाइट करते हैं, ठीक है। एमएनसी इज अ कंपनी डेट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। यानी कि जहाँ पे ये उत्पादन कर रहे हैं, है ना, और क्या है, कंपनी को ओन यानी कि खरीद रखा है एक से ज़्यादा देशों में, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं, ठीक है, कि प्रदेश से उभरने से पहले हाँ, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, ठीक है ना। वही मतलब हो गया, सेम ही बात है, सेम ही डेफिनेशन है, बस दो भाषाओं में देखा हमने, ठीक है। प्रोडक्शन और कंट्रोल रखती है, यानी कि प्रोडक्शन और कंट्रोल पे अपना उसको ओन करती है कि हाँ ये जो चीज़ बना रही है ये यही कंपनी बना रही है, और इस देश में भी यही कंपनी बना रही है, इस देश में भी कोई यही कंपनी बना रही है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें, है ना। मल्टीनेशनल कंपनी अमेजोन है, आप सबने अमेजोन के बारे में सुना है ना, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट है, एक दो एग्जाम्पल आप भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका, और भी एमएनसीज हैं बहुत सारी हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारी कंपनी जो, जैसे एलजी है, ठीक है, लाइफ स्पोर्ट, तो ये जो कंपनी है ये यहाँ भी प्रोडक्शन कर रही है, यहाँ भी टीवियाँ फ्रिज बना रही है, और भी दूसरे देश में ये सब बना रही होगी। इसका मालिक तो एलजी रहेगा, है ना, इसका मालिक, ठीक है, एलजी का मालिक गोदरेज है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें हमें ये देखना है कि देखो जो एमएनसीज हैं हमारी, जो एमएनसीज हैं वो उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं, यानी कि वो अपना कारखाना और अपना हेड ऑफिस जहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है, उस शहर में करेंगी जहाँ पे, या फिर उस प्रदेश में करेंगी जहाँ पे क्या है, उन्हें सस्ता श्रम मिले, यानी कि चीप लेबर मिले। क्या मिले बच्चों, चीप लेबर, क्या मिले, चीप लेबर। ये पॉइंट है, आप लोग इसको नोट करना, ठीक है, उन्हें क्या मिले, चीप लेबर। क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं चीप इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या फैक्टर्स जरूरी हैं। तो एक हमारा फैक्टर जो हमने अभी रीड किया है इसमें वो क्या हो गया हमारा, चीप लेबर। क्या हो गया, चीप लेबर, सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिले। अन्य संसाधन यानी कि मान लो अन्य संसाधन क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, यातायात, है ना, यातायात अच्छा हो, है ना, रोड अच्छी हो, ठीक है। तीसरा क्या संसाधन हो सकता है हमारा, टैक्स, टैक्स हो सकता है क्या नहीं,
कि टैक्स कम लगे, लो टैक्स, है ना। ऐसे कई तरह के संसाधन अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है, हमें सब पता चलेगा, ठीक है ना। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसा करती हैं, ठीक है। यानी कि उत्पादन लागत यानी कि वो इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, लागत क्या चीज होती है, जब हम कंपनी में पैसा लगाते हैं वो चीज हो जाती है, ठीक है। तो जो वो पैसा लगा रहे हैं उनमें उनको जो है जो पैसा लगा रहे हैं उसमें कमी करने में तथा अधिक लाभ, और देखो जितनी कम लागत होगी और हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो हमारा फायदा हो रहा है ना, है ना। लागत कम लग रही है, काम उतना ज्यादा हो रहा है तो हमारा फायदा हो रहा है। तो इसलिए कम से कम लागत लगे ऐसी जगह पे ही तो वो जाएंगे। ऐसी जगह क्या होगी जहाँ पे लेबर को कम पैसा देना पड़े। सोचो उन्हें कंपनी में कोई काम है ना, और ये जैसे और ये लेबर ही है एक तरह के, ठीक है। ये लोग यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं, इनको इन्होंने 10-10 हजार पे रख लिया, ठीक है, 10-10 हजार पे रख लिया। शहर दिल्ली आ गई, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में कंपनी खोल दी। तो दिल्ली में कंपनी खोलने का क्या फायदा हुआ कि दिल्ली में जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अंडर एम्प्लॉयड कह लो, ठीक है, वो जो एम्प्लॉयड लोग हैं उन पर नौकरी नहीं है, उन्हें बस काम चाहिए, चाहे कुछ भी काम मिल जाए। और इनको काम बहुत सारा अच्छा आता है, कंप्यूटर चला लेते हैं। तो कंपनी ने कहा हम तुम्हें जॉब देंगे पर लेकिन सैलरी 10 हजार ही देंगे। अब लोग मजबूर हैं, ये डिजर्व करते हैं 20 हजार पर, लेकिन अभी 10 हजार का काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। दिल्ली में लोग जो फालतू बैठे, मान लो अंडर एम्प्लॉयड का हमने एग्जाम्पल लिए, 500 लोग हैं, ठीक है, 500 लोग हैं, कंपनी को सिर्फ 20 लोग चाहिए। तो अब 500 लोगों को 20 हजार चाहते हैं कि 20 हजार सैलरी मिले, वो इतना काम भी जानते हैं कि 20 हजार सैलरी मिले, पर कंपनी क्या है उन्हें 10-10 हजार में अपॉइंट कर लेगी, उन्हें 20 लोग चाहिए और 500 में से 20 लोग उन्हें आराम से मिल जाएंगे। समझे चीप लेबर का मतलब, समझ में आया। तो चीप लेबर का मतलब हो गया ये, ठीक है, समझ में आ गया। सस्ता श्रम का मतलब है ये, ठीक है। ऐसे ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट का ले लो। जा देखो ट्रांसपोर्ट महंगा जब होता है जब रोड अच्छी नहीं होती, ठीक है, जहाँ पे रोड अच्छी नहीं होती, क्योंकि जितना रोड खराब होता है उतना जो है फ्यूल हमारा बेकार होता है, ठीक है। रोड खराब, ट्रैफिक लगेगा, ट्रैफिक से फ्यूल खराब होगा, ठीक है। और जितना टाइम, टाइम भी बहुत जरूरी चीज़ है। टाइम पे सामान पहुंचाने का कंपनी सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि टाइम पे सामान पहुंच जाए एक जगह से हमारा दूसरी जगह, टाइम जो सामान है वो टाइम पे पहुंच जाए। तो सोचो किसी ऐसे शहर में जहाँ पे रोडें बहुत खराब है, वहां पे अगर कारखाना खोल दिया तो सामान टाइम पे नहीं पहुंचेगा, टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो अगला ऑर्डर कैसे आएगा, सामान जितनी जल्दी बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो नया ऑर्डर कैसे मांगेंगे। आ रही बात समझ में। तो जितना कम टाइम लगे, जितना जल्दी यातायात अच्छा होगा, उतना कंपनी को फायदा होगा। आ रही बात समझ में, इसलिए ट्रांसपोर्ट मैटर करता है, ठीक है। टैक्स, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी मान लो कि 1000 रुपये लगा रही थी, निवेश किए उसने, 1000 रुपये की लागत लगाई और वो 10 हजार रुपये 10 हजार कमा लेती है एक महीने में, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया बस, 1000 रुपये लगा के 10 हजार एक महीने में कमा लेती है। पर लेकिन किसी देश में टैक्स है 25%, ठीक है, और एक देश में टैक्स है 29%, एक देश में टैक्स है 30%। तो बच्चों बताओ कंपनी कौन से देश में अपनी फैक्ट्री खोलना चाहेगी, बताओ। गोलू कौन से, गोलू जिसमें टैक्स कम होगा। आवाज नहीं आ रही। जिसमें टैक्स कम होगा। हाँ इन मैंने एग्जांपल दिए ना, 25, 29, 30। 25, 29, 30, 25। 25% टैक्स सबसे कम बैठेगा हमारा, एक हम 10 हजार का अगर 25% निकालेंगे तो हमारा सबसे कम वैल्यू आएगी, ठीक है ना, हमारी 2500 वैल्यू आएगी। तो और इधर 2900 वैल्यू आएगी, इधर हमारी 3000 वैल्यू आएगी। तो सबसे कम पैसा कंपनी को टैक्स में किसमें देना पड़ा, 2500। तो ऐसी जगह देखती है कंपनी जहाँ पे टैक्स सरकार कम लेती हो, ठीक है। आगे, ठीक है, ये रखता था, अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसा करती हैं, निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। ये एक उदाहरण दिया है, इसको रीड हम करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी, ठीक है। देखो एक बड़ी एमएनसी है, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है, औद्योगिक औजार, डिजाइन्स इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च एंड सेंटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट्स जो अपना माल बना रही है वो अपना क्या है, इन रिसर्च सेंटर में बनाती है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, एंड देन हैज द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना,
और उसके उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो चाइना में बनाए जाते हैं फिर, ठीक है। मैं बता रहा था कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, चाइना में। दीज आर देन शिप्ड टू मैक्सिको, फिर उन्हें मैक्सिको भेजा जाता है, एंड ईस्टर्न यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप में भेजा जाता है, यूरोप के ईस्ट में, वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड, जहाँ पे इनको असेंबल किया जाता है ना, एंड फिनिश प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है। मान लो ये कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी, कंप्यूटर की, ठीक है। तो मान लो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो कहाँ बनाए जा रहे हैं, चाइना में, और जो कंप्यूटर का मेन बॉडी और जो डिज़ाइन है वो बनेगा कैसे, वो यूएस में बन रहा है, और उसके बाद इनको मैक्सिको भेज रहे हैं या फिर ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ पे इनको डिज़ाइन के साथ उन सारे जो कंपोनेंट जो चाइना ने बनाए उनको जोड़ दिया जाएगा, एक पूरा कंप्यूटर बना दिया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे इनको असेंबल कर दिया जाएगा, और आर सोल्ड सोल्ड ओवर द वर्ल्ड, और इनको फिर पूरे देश में, पूरे विश्व में बेचा जाएगा, ठीक है, पूरे विश्व में बेचा जाएगा। तो मीन वाइल द कंपनी कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया, और कंपनी की जो कस्टमर केयर जो हमने रखा है कि इंडिया इंडिया में है, यानी कि जो प्रॉब्लम सुलझाएगी, जो कंपनी में जो भी शिकायतें आएंगी लोगों की, वो कौन सुलझा रहा है, उसका जो कॉल सेंटर है वो हमारा कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है। देखो जैसे कॉल सेंटर की एग्जांपल दिया है, ये कॉल सेंटर है बेंगलोर में, और यहाँ इक्विप विद टेलीकॉम फैसिलिटीज एंड एक्सेस टू द इंटरनेट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू द कस्टमर्स अब्रॉड। यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, लोगों को क्या कहते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन और सपोर्ट करते हैं, यानी कि जानकारी देते हैं और सहायता करते हैं कस्टमर्स को, जो बाहर से भी फोन आते हैं उनको भी, ठीक है। तो देखो तुम इससे क्या समझ पा रहे हो, इस एग्जाम्पल में देखो क्या समझ पा रहे हो। इन दिस एग्जाम्पल द एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश प्रोडक्ट ग्लोबली, यहाँ पे क्या है, एमएनसी सिर्फ अपने प्रोडक्ट नहीं बेच रही विश्व में, पूरे दुनिया में, ठीक है, बट मोर इम्पोर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, वो ये भी देख रहे हैं कि वो अपने बेच ही नहीं रही, बना भी रही है हर जगह पे, है ना, हर जगह पे। देखो उसने यूएस में डिजाइन बनाया, चाइना में कंपोनेंट्स बनाए, और मैक्सिको में उसको असेंबल किया, फिर इंडिया से कस्टमर केयर सर्विस दी, ठीक है। और एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज, और हमें बाद में प्रमाण में क्या देखने को मिला कि प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली इन कॉम्प्लेक्स वेज, कि उनका जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है, मतलब एकदम बढ़ रहा है, पर लेकिन तरीके उसके थोड़े से टिपिकल हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे काम हो रहा है, ये थोड़ा उलझन है, पर लेकिन काम हो रहा है, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये जरूरी है, ठीक है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो छोटे पार्ट्स में बांटी गई है, एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, और उसको क्या है, पूरे ग्लोब में जहाँ पे बेस्ट मिल रहा होगा उन्हें, वहां पे उन्हें फैलाया गया है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि चाइना में उन्होंने फायदा उठाया कि प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, चाइना में बहुत सारी चीजें बहुत सस्ते में तैयार हो जाती हैं, इसलिए मोबाइल फोन्स वगैरह चाइना में असेंबल होते हैं, है ना। जो हम लोग मोबाइल फोन चलाते हैं वो हमारे चाइना में असेंबल होते हैं ज्यादातर, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत कम पैसों में चीजों को काम चला देते हैं, जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ठीक है ना, है ना। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट्स इन द यूएस एंड यूरोप, और मैक्सिको जो है और ईस्टर्न यूरोप जो है वो पास में है मार्केट के, कौन से मार्केट के, यूरोप का जो मार्केट है, यूएस का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है ये, यूएस और यूरोप का मार्केट। तो मार्केट में असेंबल करके बेचना है उन्हें, है ना, तो असेंबल करके बेचना आसान होगा ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या है, बड़े बड़े मार्केट हो। जैसे अब इंडिया एक बड़ा मार्केट है, तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं अपना सामान बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खरीदने वाले बहुत हैं, ठीक है। इंडिया इज हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो इंडिया के पास बहुत ही स्किल्ड इंजीनियर्स, यानी कि कौशल, है ना, कौशल इंजीनियर्स हैं, जो बहुत उनको अच्छा काम आता है, ठीक है ना, जो क्या है इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में हमारा टेक्निकल एक्सपेक्ट, यानी कि टेक्निकल एस्पेक्ट आपको बोल सकते हैं, जैसे उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज ज़्यादा है, जो टेक्निकल काम आएगा, जो भी टेक्नोलॉजिकल काम आएगा, तो वो उनको अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो प्रोडक्शन में, उत्पादन में जो भी टेक्निकल काम आएगा उसको वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इट ऑल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, और उसके बाद इंग्लिश, तुम लोग को पता ना हो शायद, पर लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाली जो कंट्री है वो क्या कहते हैं, इंडिया है, ठीक है। तो क्या इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस, ठीक है।
जो क्या है कस्टमर केयर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है आराम से, क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, और इंग्लिश तो हर जगह ही बोली जाती है, तो सारे देशों के लोग इंग्लिश समझ लेते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन नेवर कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग्स फॉर द एमएनसी। ये पूरा जो हमने पढ़ा, इसमें हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा 50 से 60% वो लोग क्या है अपना कॉस्ट सेविंग कर लेते हैं, यानी कि जो उनका लागत लग रही थी पूरी, वो उसको कम कर लेते हैं 50 से 60%, ऐसा करके जगह जगह चीज़ों को फैला के, ठीक है ना, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को फैला के, ठीक है ना, जो उनकी लागत लग रही थी उसको फैला के। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू द मल्टीनेशनल्स कैन ट्रूली बी इमेंस, ठीक है। जो हमें एडवांटेज यानी कि जो फायदा मिल रहा है प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स, यानी कि कंट्रीज टू कंट्री फैला के जो हमें फायदा मिल रहा है मल्टीनेशनल्स, अलग अलग नेशंस में, अलग अलग देशों में, वो क्या है वाकई में फायदेमंद है ना। तभी ऐसी आजकल सारी कंपनियां कर रही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखना, ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। द ब्रांड टैग सेज मेड इन थाईलैंड बट दे आर नॉट द थाई प्रोडक्ट्स। देखो किसी चीज़ पर लिखा रहता है मेड इन थाईलैंड, पर लेकिन वो चीज़ थाई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब थाई का प्रोडक्ट नहीं है। तो वी डाइसेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लुक फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन एट ईच स्टेप। हमने उनको उन्होंने क्या है टुकड़ों में इस चीज़ को देखा, डाइसेक्ट करके देखा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कि कहाँ कैसे कैसे ये चीज़ बनी, ठीक है ना। और उन्होंने देखा अच्छा उन्होंने कपड़े की, ठीक है, कपड़े पे लिखा हुआ था, ठीक है, ये भी दे रखा है, ठीक है। और देखा लुक फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन इन स्टेप, और देखा कि हर एक स्टेप पे क्या बेस्ट रहा उनके लिए। और वी आर डूइंग इट ग्लोबली, और उन्होंने ऐसा पूरे विश्व में किया। इन मेकिंग गारमेंट द कंपनी में फॉर एग्जाम्पल गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कोरिया। मान लो कि वो कंपनी क्या है उसको जो कॉटन या फिर जो फाइबर है वो कोरिया से मिलता हो। ये बाकी चीज़ें तुम देखना, ठीक है, पूरा करना, ये कोशिश करना करने की, तुम्हें आएगा, नहीं तो फिर मैं तो नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा, ठीक है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है, आपस में लिंक कंट्रीज का, ठीक है। देखो विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, ठीक है, विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, यानी कि जो उत्पादन हो रहा है उससे कंट्रीज आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं, ठीक है, कंट्रीज आपस में जुड़ी कैसे है, क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं इसलिए जुड़ी रहती हैं, है ना। अब निर्भर कैसे रहती हैं वो देखते हैं, ठीक है, हाँ आराम से देखते हैं, ठीक है। इन जनरल सामान्यतः एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेरीज क्लोज टू द मार्केट। आप एमएनसीज अपना कारखाना जो जिसमें उत्पादन होता है उसको ऐसी जगह खोलती हैं जहाँ पे बड़ी मार्केट हो, जैसा मैंने बताया, ठीक है, और वहाँ पे जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर कम पैसों में मिल जाए। अब स्किल्ड लेबर तो हो गए इंजीनियर्स, ठीक है ना, और अनस्किल्ड लेबर हो गए जैसे फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन का काम करना है ना। और भी ऐसी चीज़ें हो गई जैसे चीप काम हो गए, जैसे फाइलें इधर से उधर ले जाना, और भी छोटे मोटे काम जिसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दोनों ही चीज़ें उन्हें सस्ती पड़ जाए ऐसी जगह पे, ठीक है। और वेयर द अवेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एसॉर्ट, और ऐसी जगह पे जहाँ पे और भी चीज़ें जो हमारे उत्पादन में क्या है प्रभाव डालें, उत्पादन में उत्पादन की प्रक्रिया पे प्रभाव डालें, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखती है। तो ये चीज़ हमने देखी कि एमएनसी कहाँ पे सेटअप कर रही है अपना, जहाँ पे मार्केट के क्लोज हो, ठीक है, जहाँ पे क्या हो वेयर इट क्लोज टू द मार्केट, देर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट, वेयर द अवेबिलिटी ऑफ अदर कॉस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अश्योर्ड, ठीक है। हिंदी में करते हैं आराम से, ठीक है, कि जहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहाँ कम लागत पर कुशल और अनुकुशल श्रम उपलब्ध हो, और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों में उपलब्धता सुनिश्चित हो, यानी कि हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि कंपनी को किसी चीज़ की जरूरत पड़ रही है वो वहाँ मिलती नहीं है उस जगह पे, वहाँ थोड़ी ना कारखाना खोलेगी, ठीक है। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं, जैसे मैंने बताया था बच्चों, टैक्स जो इनके हितों को देखभाल करती हैं। जैसे मान लो कोई देश है, वो बार बार ये कहे कि हम हर महीने आपकी कंपनी में चेक करने आएंगे, हर महीने आपकी कंपनी में चेक करने आएंगे और आपको इतना टैक्स भरना होगा, और क्या है
कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को भी कंपनियां ध्यान में रखती हैं कि कौन सी सरकार कितना इंटरफेयर करेगी उनके प्रोडक्शन में, है ना। जैसे टेस्ला एक कंपनी है कार की, आप लोगों ने सुनी हो नहीं सुनी हो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो टेस्ला एक कार कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, ठीक है, क्योंकि आजकल अब बैटरी वाली गाड़ी आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ईवी बना रही है, ठीक है। तो वो भारत आ रही थी, आई थी, अपनी फैक्ट्री खोल रही थी पहले, पर वो वापस चली गई अभी सरकार के इंटरफेरेंस की वजह से, क्योंकि उसका टैक्स बहुत लगाया जा रहा था, है ना। तो उस चीज़ की वजह से वो कंपनी वापस चली गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी जो है, तो टेस्ला वापस चली गई, ये चीज़ देख के तो बात समझ में आ रही है कि इन चीज़ों पर भी क्या है, कंपनियां नज़र रखती हैं, ठीक है। टेस्ला भी एक एमएनसी है बच्चों जो कार बनाती है, ठीक है। आगे साथ ही भरोसे के ये तो हमने देख लिया, ठीक है। इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। अभी हम देखेंगे सरकारी नीतियां भी क्या होती हैं, ठीक है। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। यानी इन चीजों को बार वो देख लेती है बड़े ढंग से कि हाँ सारा काम सही चल रहा है अपना, नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये सब चीजों को जब वो सुनिश्चित कर लेती है ना, अश्योर कर लेती है, तभी वो अपने कार्यालय और कारखाने क्या है जगह जगहों पर खोलती है, ठीक है। ऐसी जगह पे नहीं जाएगी जहाँ पे ये चीजें सुनिश्चित ना हो पाए, ठीक है। परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। ये तो बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। देखो, परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, ठीक है, भूमि लैंड, भवन, ठीक है। हाँ हाँ बच्चों, सरकार की नीति में एक तरह का टैक्स तो आया और लैंड भी आई। जहाँ पे जमीन सस्ती होगी वहीं तो कंपनी जमीन खरीदेगी। भारत में मान लो कि जमीन महंगी हो, कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री खोलना चाहे तो नहीं खरीद पाएगी, क्योंकि वहाँ पे जमीन महंगी, ऊपर से टैक्स भी महंगा लगेगा फिर, है ना। तो भूमि, भवन यानी कि होम जहाँ पे कार्यालय खुलेगा, मशीन यानी कि मशीन, मशीन बहुत तरह की होती है, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या बच्चों, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मटेरियल, सॉरी मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें कोई परेशानी, ये डेफिनेशन है आपकी, ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। ये आप अपने आप बुक में से नोट कर लेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, निवेश कर रही है, तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, विदेशी निवेश। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखें। दूसरी चीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहली चीज इन्वेस्टमेंट, समझ में आई बात। दूसरी चीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहली चीज इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया, याद हो गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है ना। अगर बाहर की कंपनी इन्हीं चीजों में, यही चीजें होंगी, मनी, लैंड, मशीन, इक्विपमेंट, है ना, लेबर, इन्हीं चीजों को निवेश होता है। यही चीजें अगर कोई बाहर की कंपनी निवेश कर रही है तो, या एमएनसी निवेश कर रही है, तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। हर एक निवेश करी हुई चीज इस उम्मीद के साथ निवेश करी जाती है कि आगे चल के ये हमारे संपत्ति बने, हमारे लिए फायदा बनाए, है ना। आ रही बात समझ में। अब ये देखो, ये कार्टून दिया है, इसको देखो, इसमें ये मैनेजर है, कंपनी का मालिक है, ठीक है। और देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, हाइयर वेजेस, बेटर कंडीशन, ठीक है। क्या लिखा है, अधिक मजदूरी, बेहतर माहौल, ठीक है। यानी कि वेजेस यानी तनख्वाह, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लोग ज्यादा पैसा मांग रहे हैं और लिखा है कि हमें अच्छे वो दो, मांग हो सकता है कह रहे हो हमें एसी में काम करेंगे, ठीक है ना। तो मालिक कह रहा है तुम्हारे एसी का खर्चा मैं उठाऊंगा, बिजली का बिल भरूंगा मैं तो इतना सारा। तो कह रहा है कि वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज बिकेम एक्सपेंसिव हेयर। तो कह रहा है कि हम इस कंपनी को दूसरे देश में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे ये अब हमें महंगी पड़ रही है, यहाँ पे हमें अब इससे फायदा नहीं मिल रहा है, हम इस कारखाने को दूसरे देश में
स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ पर ये खर्चीला हो गया है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये रीड करते हैं। At times, MNCs set up production jointly with some of local companies of these countries. ठीक है, at times MNCs क्या है, अपना सेटअप प्रोडक्शन jointly with some other, at times MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. ठीक है, तो MNC क्या है, अपना प्रोडक्शन क्या है, किसी जॉइंटली मतलब साथ में, ठीक है, विद सम अदर लोकल कंपनी, जो छोटी मोटी कंट्रीज उस देश में पहले से ही चल रही होंगी, उनके साथ क्या है एमएनसी अपना प्रोडक्शन कर ऐसे भी करती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दिया, छोड़ो जाने दो। ठीक है, मान लो कोई कंपनी है, बाहर की कंपनी, हाँ, तो जैसे लोकल कंपनीज के साथ क्या है एमएनसी बिजनेस कर लेती हैं कई बार। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है कारगिल फूड्स, कारगिल फूड्स। ठीक है, तो कारगिल फूड्स जो है अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन एमएनसी है, और ये इंडियन लोकल एमएनसी, परख नाम है शायद, परख फूड्स के साथ कोलैबोरेट किया इन्होंने मिलके, और फिर ये छोटी है, ये देश में आई, इन्हें बोला परख वालों से कि तुम हमारे लिए साथ काम करो, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो इन्होंने उनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया। ठीक है ना, तो ये एक उदाहरण हो गया इसका कि छोटी कंपनीज के साथ बड़ी कंपनी आके बिजनेस कर लेती हैं। ऐसे ही हुआ था, जैसे सुजुकी मोटर्स थी, है ना, तो भारत में मारुति मोटर्स थी। ठीक है, मारुति मोटर्स, ठीक है, और सुजुकी मोटर्स कोरियन थी। ठीक है, तो दोनों ने साथ में कारें बनाई, मारुति सुजुकी बना लिया पहले, है ना, जिसमें एमएस लिखा आने लग गया। तो लोकल कंपनी थी मारुति, फिर सुजुकी ने आके उसके संग बिजनेस करना चालू कर दिया, और इन्होंने मिलके बहुत प्रॉफिट कमाया। अब ये फिर से दोनों अलग अलग हो गई। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। हीरो होंडा है, ठीक है, हीरो होंडा, पहले हीरो होंडा की बाइक एक साथ आती थी, होंडा जो कि बाहर की कोरियन कंपनी है शायद, और हीरो जो है जो इंडियन कंपनी है, ये जो इंडियन कंपनी थी, होंडा ने आके हीरो के संग बिजनेस किया और बहुत प्रॉफिट कमाया। उसके बाद दोनों अब अलग अलग हो गई। हीरो अपनी खुद की बाइक बनाता है, होंडा अपनी खुद की बाइक बनाता है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। ठीक है, जो फायदा हो रहा है वो दोनों का ही हो रहा है। फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। देखो छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी से क्यों कोलैबोरेशन कर रही है, क्यों अपने उसके साथ बिजनेस कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि जो निवेश है, जो छोटी कंपनी निवेश नहीं कर पा रही, उसके बाद जो पैसे की कमी आ रही है उसको कौन पूरा कर देगा, बड़ी कंपनी आके, कि तुम ज़्यादा निवेश करो, ज़्यादा फायदा करना, है ना। मान लो कि 1,000 रुपये उन्हें 10,000 मिल रहे थे, तो कहेगा तुम 10,000 लगाओ ना, पूरे 1 लाख कमाओ, क्यों तुम 10,000 कमा रहे हो। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही, तो निवेश ज़्यादा हो गया। ठीक है, और नए, और सोचो बड़ी कंपनी आ रही है तो बड़ी कंपनी बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आएगी, है ना, और ज़्यादा स्किल्ड वर्कर लेके आएगी, जो अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग लेके आएगी, मशीनें ज़्यादा लेके आएगी। आ रही बात समझे? तो दोनों ऐसे मिलके क्या है, दोनों ऐसे मिलके प्रोडक्शन अपना बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट भी अपना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सेकंड, एमएनसीज माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये मैंने बता दिया, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट लेके आएगी। ठीक है, बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, सबने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है ना, फ्लिपकार्ट का नाम सबने सुना है। ठीक है, फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी थी। ठीक है, फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी थी, पर अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट, ठीक है, वॉलमार्ट एक अमेरिकन कंपनी है, उसने फ्लिपकार्ट के शेयर खरीद लिए, लगभग 80% शेयर्स खरीद लिए। यानी कि अब जो फ्लिपकार्ट पे ओनरशिप हो गई वो वॉलमार्ट की हो गई। ठीक है, अभी भी इंडियन शेयर है इसमें, जिसकी कंपनी थी उनका शेयर है। ठीक है, पर लेकिन अब उस पर जो एक तरीके से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो वॉलमार्ट, और जो प्रोडक्ट छोड़ो, जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व तो है, वो किसका हो गया, वॉलमार्ट का हो गया, क्योंकि उसने उसके 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए। किसी भी कंपनी में अगर किसी के पास 51% शेयर होते हैं किसी एक जने के पास, तो वो उसका मालिक होता है। ठीक है, वो हेड माना जाता है। आ रही बात समझे? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि हाँ, बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप
लोकल कंपनीज ये बहुत कॉमन हो गया है कि एमएनसीज निवेश करती हैं, छोटी कंपनीज को खरीदती हैं कंट्रीज की और उनके बिजनेस को बढ़ाती हैं, ठीक है। एमएनसीज विद यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली टू डू सो। एमएनसी के पास बहुत पैसा होता है, इसलिए उनके लिए ये करना बहुत आसान है। टू टेक एन एग्जाम्पल, देखो वो कारगिल फूड्स वाला एग्जाम्पल, ठीक है। कारगिल फूड्स अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी, एक बहुत बड़ी अमेरिकन एमएनसी है जिसने हैज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज। पराग फूड्स की है, ठीक है। उन्होंने स्मॉल इंडियन फूड कंपनी को खरीदा जैसे पराग फूड्स, और पराग फूड्स को उन्होंने हैड अ बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया में अपना मार्केट बहुत फैला दिया। वेयर इट ब्रांड्स वॉज वेल रेप्यूटेटेड, और इसका जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा मतलब पहचाना भी जाता है, लोग इसका नाम लेके चीज़ें खरीदते भी हैं। ऑल्सो परक फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज। परक फूड की खुद की 4 ऑयल रिफाइनरी हैं, ठीक है। हुज कंट्रोल हैज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल, जिनका अब कंट्रोल है वो किसको चला गया, कारगिल को, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, जो कंपनीज आ रही हैं उनके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि वो इनके शेयर्स को खरीद लेती हैं, उन्हें अच्छी कीमत देती हैं और वो कंपनी अपना बेच देती हैं शेयर्स, ठीक है। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। कारगिल इज द नाउ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल, जो खाने में हम लोग ऑयल का यूज करते हैं ना, तो कारगिल जो कंपनी है वो सबसे बड़ा उत्पादक है उस ऑयल का, ठीक है ना, इंडिया में। विद अ कैपेसिटी ऑफ मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली, एक दिन में 50 लाख पाउच बना रही है, एक दिन में 50 लाख। समझ में आ रही है बात, ठीक है। In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing countries. अगर हम इनको फैक्ट में बात करें तो बहुत सारी एमएनसीज जो है उनका जो वेल्थ यानी उनकी जो संपत्ति है वो इतनी ज़्यादा निकलेगी कि किसी कंट्री का, किसी डेवलपिंग कंट्री, जो कंट्री अभी डेवलप हो रही है ना, उससे उनका जो बजट है वो ज़्यादा ही निकलेगा, कंपनी ने जो पैसा कमाया वो उससे ज़्यादा निकलेगा। विथ सच एनॉर्मस वेल्थ, इतनी सारी वेल्थ के साथ, इमेजिन द पावर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एमएनसी। सोचो इन एमएनसीज की क्या ताकत रहती होगी, क्या पावर रहती होगी, क्या इनका प्रभाव पड़ता होगा। ये कुछ कह देते होंगे तो वो कंट्री को मानना पड़ता होगा, क्योंकि वो सोचेगी ये कंपनी चलेगी, इतना पैसा कमा रही है, हमारे देश से चलेगी तो हमारे देश को टैक्स कितना कम हो जाएगा। सोचो कोई कंपनी इतना पैसा कमा रही है, वो टैक्स भी तो उतना ही ज़्यादा भरेगी उस देश को, तो वो टैक्स से उस देश का बहुत सारा काम चल रहा होगा, बहुत सारी सरकारें चल रही होंगी उसी टैक्स के पैसे से। तो सोचो अगर एमएनसी कहते कि हम जा रहे हैं यहाँ से, हम नहीं कर रहे हैं तुम्हारे देश में बिजनेस, तो इसमें कंट्री का कितना लॉस है। जैसे टेस्ला इंडिया से चलेगी तो उसमें इंडिया का लॉस था, टेस्ला का लॉस नहीं था, वो तो कहीं और अपना प्लांट खोल लेगी। आ रही बात समझ में, है ना। और जिसे खरीदनी होगी वो वहां से भी खरीद लेगा। तो ऐसा ही है। तो ये कंपनीज अगर यूं कह दें कि सरकार से कि हम नहीं कर रहे तुम्हारे साथ बिजनेस, टैक्स कम करो, कम करो टैक्स, 20% कर दो, तो क्या सोचेगी कि देश सोच रहा है अरे करना ही पड़ेगा, इन पे हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि हमने नहीं कम किया तो ये चली जाएगी दूसरे देश में। आ रही बात समझ में, तो इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। देर इज अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन, और भी तरीके हैं जिससे एमएनसी क्या है अपने उत्पादन पर कंट्रोल रखती हैं। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। एमएनसी डेवलप्ड कंट्रीज में, जो कंट्री डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, जैसे चाइना है ना, यूएस, ठीक है, जर्मनी, जापान, ठीक है, ये कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, ये जो कंट्री डेवलप्ड है, एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। देखो यानी कि जो देश डेवलप्ड है उसमें क्या है, कंपनीज ऑर्डर्स लेती है प्रोडक्शन के, क्या लेती है, प्रोडक्शन के ऑर्डर विद स्मॉल प्रोड्यूसर, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स से, जो छोटे छोटे वहाँ पे उत्पादक होंगे उनसे ऑर्डर लेती है, ठीक है। जैसे गारमेंट्स हैं, ठीक है, गारमेंट्स यानी कपड़े, फुटवेयर स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। जहाँ पे क्या है कि इनसे एमएनसीज खरीदती है, ठीक है, छोटे छोटे उत्पादकों से ये चीज़ें खरीद लेती है, ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल दिए मैंने, उसके बाद क्या करती है, पहले ये फोटो देखो। जीन्स प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग सोल्ड इन यूएसए फॉर ₹6,500, $145, ठीक है। देखो जीन्स प्रोड्यूस करी गई है डेवलपिंग कंट्रीज में और बीइंग सोल्ड इन यूएसए, और यूएसए में बेची जा रही है, कितने की, ₹6,500 की। देखो
द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द एमएनसीज, और वो प्रोडक्ट क्या है, एमएनसी को सप्लाई कर दिए जाते हैं, विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। और फिर उसको ये बेचती है कस्टमर्स को अपना ब्रांड नेम देके, अपना खुद का ब्रांड नेम देके। जैसे मान लो कि एक कंपनी है कपड़ों की, बहुत फेमस है, आप मान लो जैक एंड जोन्स है, ठीक है, जैक एंड जोन्स है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है एमएनसी एक, तो क्या कर रही है, छोटे मोटे जीन्स बनाने वालों से, किसी देश में डेवलप कंट्री में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं जो जीन्स बनाते हैं, उनसे खरीदेगी, ठीक है, उनको ऑर्डर देगी, ऑर्डर पे उनसे जीन्स बनवाएगी, ठीक है, उनसे जीन्स बनवाएगी ऑर्डर पे, और इन जीन्स पे अपना ब्रांड लगा देगी जैक एंड जोन्स, ठीक है। और इनको फिर वो क्या है, बेचेगी अपने नाम से कि ये जीन्स जो है जैक एंड जोन्स की है, पर एक्चुअल में बनाई किसने, उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने, ठीक है। ये उदाहरण दिया मैंने, आप समझना मत कि जैक एंड जोन्स ऐसा वाकई में करती है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रांड नेम्स टू द एमएनसीज, हाँ ठीक है। दीज एमएनसीज हैव ट्रमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, और क्या है, इन एमएनसीज के पास बहुत सारी ताकत होती है, जिससे क्या है कि उसका जो प्राइस है उसको ये अपने हिसाब से लगा लेते हैं कि इसकी क्वालिटी ऐसी है, इसमें डिलीवरी चार्ज ऐसा लग रहा है, इसको बनाने में इतना कॉस्ट लगा है, ठीक है ना। फॉर डिस्टेंस प्रोड्यूसर, जगह जगह पे इसका अलग अलग प्राइस होता है, ठीक है। Thus, we see that there is a variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe, ठीक है। हम ये देखेंगे कि हमने ये देखा कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ वेज इन विच एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे एमएनसीज अपना जो है उत्पादन जगह जगह फैला रही है। ये हमने देख लिया, तीन चार तरीके देख लिए, लोकल प्रोड्यूसर से खरीदना, ठीक है, छोटी कंपनी के साथ कोलेबोरेशन कर लेना, ठीक है ना, और अपना ही खुद का मार्केट बना लेना उस कंट्री में, है ना। तो बहुत सारे तरीके देखे हमने, है ना। एंड इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर्स in various countries across the globe. By setting up partnership with local companies, by using the local companies for supplies, by closely completing the local companies or buying them up, MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. देखो ये क्या लिखा है, कुछ नहीं, जो मैंने अभी आपको बोला ये रीड करने से पहले वही सब लिखा हुआ, बस एक लाइन इसमें ऐड कर दी गई है कि एमएनसीज क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव डाल रही है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पे, इन जगहों पे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये सब हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोकल प्रोड्यूसर अपना सामान नहीं बेचना चाह रहा, नहीं कोलैबोरेट कर रहा बड़ी कंपनी के साथ, तो क्या है, एमएनसी उसको पूरा खरीद ही लेती है, उसको ही खरीद लेती है कि हाँ भाई लाते हो, नहीं बेचना चाह रहा तो यही खरीद लेते हैं, बताए क्या कीमत है, कीमत नहीं, उसको कैसे भी फिर बदनाम करेंगे या कुछ भी डिफेम करके, तो छोटे स्मॉल वो एक पॉलिटिक्स हो गई, उसको जाने दो, है ना, वो एक पॉलिटिक्स हो गई, उसको जाने दो। मेन ये है कि वो कैसे भी करके एमएनसी अपना प्रभाव उस पर डाल ही देती हैं कि उनको लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे, उनके संग उन्हें माल मिल ही जाता है, उनसे वो कोलेबोरेशन कर ही लेते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। एज अ रिजल्ट, प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिप्रेस्ड लोकेशंस इज गेटिंग इंटरलिंक्ड, ठीक है, कह रहे हैं अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन हुआ इन क्या कहते हैं जो जगह दूर दूर तक फैली हुई है, ये आपस में अब कैसे एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, आ रही बात समझ में, एमएनसीज की वजह से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। यानी कि देखो, दूर दूर तक स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है, एमएनसीज की वजह से वो एक तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो ये देखा, लुधियाना के एक घर में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र, ठीक है। ये देखो, अब लुधियाना है, ये लोग देखो फुटबॉल बना रहे हैं, छोटे छोटे बना रहे हैं, दिख रहा है आपको, तो फुटबॉल बना रहे हैं एक बड़ी एमएनसी के लिए, यानी कि जो मैंने एग्जांपल बताया था जीन्स वाला, तो कोई बड़ी फुटबॉल की कंपनी है, मान लो कि कोई कॉस्को है, कॉस्को एक बड़ी कंपनी है बच्चों जो फुटबॉल बॉल बनाती है, ठीक है, कॉस्को है, तो कॉस्को कंपनी फुटबॉल बना रही है मान लो, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट दे रही है छोटे छोटे गाँव में लोगों को कि तुम जाओ ये बनाओ और हमें बेचो, हम इस पर अपना ब्रांड लगा देंगे और इनको बेचेंगे, और फिर जो प्रॉफिट आएगा 20% तुम रख लेना, 80% हमारा हो गया, ऐसा होगा। और इनको बनाने का जो कॉस्ट है वो भी कंपनी ही दे रही है, ऐसा नहीं है अपनी जेब से लगा रहे हैं, वो कंपनी सब देती है इन्हें, बस इनको बना के देना होता है, ठीक है ना, बाद में कंपनी अपना नाम लगा के बेचती है। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, ठीक है। आगे है यस सर। आर्थिक विकास की समझ, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है।
आओ इन पर विचार करें। एक अमेरिका कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी थी। अब हम थी कह देंगे, है नहीं। पहले फोर्ड कंपनी बहुत बड़ी हुआ करती थी, है ना। अब तो बहुत कंपनी आ गई हैं, पर फोर्ड अभी भी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो एक अमेरिकी कंपनी है फोर्ड जो कार बनाती है, ठीक है। कार, जीप, ठीक है। तो ये कार बनाती है और विश्व के 26 देशों में फैली हुई है। कितने? 26, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है, ऐसा वो कह रहे हैं। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई, ठीक है। 1995 में कहा आई? भारत आई। और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ का रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की, ठीक है। यानी कि देखो, ऐसे सेम ऐसे टेस्ला के साथ वो भी चेन्नई आई थी, ठीक है। चेन्नई में ही बड़ा प्लांट खोला था उन्होंने भी, खोल रहे थे। हाँ, तो इन्होंने 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये कार का प्रोडक्शन कर सकें। ये संयंत्र भारत की जीपें एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया, ठीक है। अब देखो, अपने आप बाहर से आके तो ये सारा काम नहीं कर सकते, तो इन्होंने लोकल जो कंपनी थी उसकी मदद ली, वो थी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो भारत में सबसे बढ़िया एसयूवी और सबसे ज़्यादा मात्रा में एसयूवी बनाती है। एसयूवी बच्चों स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होता है, यानी कि जो आपने जीप जैसी कारें देखी है ना, जैसे एक्सयूवी हो गई, ठीक है, या फिर हमारी क्रेटा हो गई, ठीक है, या फिर ब्रेजा हो गई, ठीक है, ये जो, या फिर हमारी स्कॉर्पियो हो गई, ठीक है, ये, और फॉर्चूनर हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एसयूवी कहलाती हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एसयूवी या फिर ट्रक बनाती है, ठीक है, ऐसी चीज़ें बनाती महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी। कब प्लांट खोला है बच्चों? 1995 में, ठीक है, जोड़ लो, ठीक है। 5 साल, 2000 और 17 यानी 22 साल। कितने बच्चों? 22 सालों में क्या हुआ? उन्होंने 88,000 कार बेच रही थी। कितनी बच्चों? 88,000। कितनी? 88,000, 88,000। ठीक है। जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत, रुको, हाँ, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। देखो, और 1,81,000 कारें यहाँ से कहाँ भेजी गई? दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, ठीक है, ठीक है। 88 था। और वाइल एनदर, कहाँ पे भेजी गई? साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और यूएस, ठीक है। द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब। कंपनी क्या चाहती थी कि कंपनी इंडिया में एक फोर्ड इंडिया नाम से अपना पूरा खुद का एक पूरा सप्लाइंग यूनिट खरीद ले, बना ले बेस, और यहीं से वो पूरे देश में ट्रेड करे। यहीं से क्या करे? वो पूरे देश में ट्रेड करे। आ रही बात समझ में? देखो, अब ये पैसेज पढ़ लिया तो हम लोगों ने, अब आंसर देते हैं। वुड यू से फोर्ड मोटर्स है एमएनसी? क्या ये एक एमएनसी है? और वाई भी लिखा है। हाँ है, यस, ये एक एमएनसी है। और एग्जाम वाई है, ये आपको करना है, ठीक है। व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश क्या है? हाउ मच डिड फोर्ड मोटर इन्वेस्ट इन इंडिया? अभी देखा हमने, 1700 करोड़, ठीक है। By setting up their production plants in India, MNCs such as Ford Motors tap the advantage not only of the large markets than countries such as India provide, but also the lower cost of production. Examples explain the statement, ठीक है। देखो, by setting up their production plants in India, यानी कि इंडिया में प्लांट्स, जो उत्पादक उनका जो प्लांट है वो उन्होंने सेटअप किया, और एमएनसी जैसे कि फोर्ड मोटर्स क्या है, उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया। सिर्फ ये नहीं कि इंडिया में बड़ा मार्केट है, सिर्फ इस बात का नहीं, इस बात का कि यहाँ से क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उन्हें सस्ती पड़ रही है, यानी कि जो उत्पादन में जो उनका जो निवेश लग रहा था उत्पादन में, वो उन्हें कम पड़ रहा है। तो इस स्टेटमेंट को आप समझाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप रीड करके सुनिए, एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल भारत जैसे देशों के विशाल बाजार का ही लाभ नहीं उठाती हैं, बल्कि
कम उत्पादन लागत का भी लाभ प्राप्त करती हैं। कथन की व्याख्या करें। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप करेंगे कल, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने कर लिए ना, फिर कहोगे हाँ हमने ये कल पढ़ाई था, आसान है ये तो, फिर है ना। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द कंपनी वांट्स टू डेवलप इंडिया एज अ बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स ग्लोबल ऑपरेशन, डिस्कस द फॉलोइंग फैक्टर्स। कह रहे क्या सोचते हैं आप कि कंपनी चाहती है कि इंडिया में वो क्या है, अपना एक बेस बना लें, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कार की कंपोनेंट्स की, और उसको क्या है पूरे फिर विश्व के तौर पे इस्तेमाल करें, पूरे विश्व में ऑपरेट करने के लिए, विश्व में अपना प्रोडक्शन फैलाने के लिए, वहाँ से माल पहुँचाने के लिए यूज़ करें। तो कह रहा है कि डिस्कस द फैक्टर्स, कह रहा है कि जो फैक्टर्स होंगे उनको डिस्कस करो, क्या क्या जो चीज़ें इस पर प्रभाव डालेंगी उस चीज़ को डिस्कस करो। ठीक है, कारकों पर विचार करें। ठीक है, तो कारक है कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्स इन इंडिया। ये चीज़ कैसे मैटर करती है आपको बताना है। द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लोकल मैन्युफैक्चरर्स हु सप्लाई ऑटो पार्ट्स टू द फोर्ड मोटर्स। इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब भारत में पहले से ही बहुत सारे लोकल मोटर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पहले से ही कारें बनाते हैं, वो अपना माल सप्लाई कर रहे हैं, ऑटो पार्ट सप्लाई कर रहे हैं कार के मोटर फोर्ड मोटर्स को, तो इस चीज़ से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये बताना है। क्लोजनेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन इंडिया एंड चाइना। और पास में ही देखो भारत में मार्केट खुलने से ना ये फायदा होगा कि चाइना और इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, पॉपुलेशन की सबसे बड़ी कंट्रीज हैं दुनिया में, तो यहाँ पे लोग खरीदेंगे उनको, है ना, इस चीज का फायदा। और इन वॉट वेज विल द प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय फोर्ड मोटर्स इन इंडिया लीड टू इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन। और किस तरीके से जो कारों का उत्पादन फोर्ड मोटर्स इंडिया में कर रही है, ये कैसे इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, कैसे ये देशों को जोड़ने में उत्पादन का सहायक है। ठीक है, यानी भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार परस्पर संबंधित होगा। ठीक है, और इन वॉट वेज इज एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज, और एमएनसी बाकी अदर कंपनीज से कैसे अलग होती है ना। नियरली ऑल मल्टीनेशनल्स आर अमेरिकन। ज़्यादातर सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अमेरिकन है, ये जैपनीज हैं, यूरोपियन है, जैसे कि नाइकी, कोको कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया। कैन यू गैस बाय, ऐसा क्यों, ऐसा तुम बता सकते हो क्यों। इन सभी के आंसर आप सबको पता करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जो भी नहीं आएगा आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, नंबर आपको मिल ही जाता है उस पर, ठीक है ना। और बाकी ये सब आप लोग दोबारा देखेंगे लेक्चर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्पीड बढ़ा के 1.5 या 2 की 1.5 बेस्ट है, इसकी स्पीड को बढ़ा के यूट्यूब पे आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर। ठीक है, बाकी इसमें फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स ये हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका 1 घंटे का लेक्चर हो गया, और बाकी आपको अभी ज़्यादा बता दूंगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है क्लास, बाकी समझ में आया, कोई डाउट है। जी सर। ठीक है।